29 अगस्त 1949 आइगोन खुर्चटोव सोवियत यूनियन का नेतृत्व करते हुए अर्जमान 16 नामक एक गुप्त जगह पर अपनी टीम के साथ जा रहे थे। ये सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था, जिसको सुनते ही दुनिया भर के देशों के पैर कांपने वाले थे, खासकर अमेरिका के। इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर के जासूसों द्वारा बहुत सहायता मिली थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट था जिसके बलबूते पे अमेरिका ने दुनिया में सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया था। जब सुबह पूरा कजाकिस्तान सो रहा था, वहां के लोगों को ये मालूम नहीं था कि उनके देश में सेमीपेलेटिन्स्क सिटी में एक बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा था, जिसका नाम था जोए 1। अमेरिका को भनक लग चुकी थी कि वहां कुछ बड़ा हुआ है। तब कुछ हफ्तों बाद उस साइट के ऊपर से एक यूएस वेदर प्लेन गुजरता है, जो वहां से परमाणु विस्फोट का संकेत देने वाला रेडियो एक्टिव मलबा एकत्र करता है। व्हाइट हाउस में मानो उस दिन शांति सी छा गई थी। प्रेसिडेंट ट्रूमैन को यह खबर स्वीकार करना मुश्किल था, क्योंकि उनको यह मालूम था कि दूसरा देश भी न्यूक्लियर वेपन जरूर बनाएगा, मगर इतनी जल्दी इस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन कैसे सोवियत यूनियन ने यह न्यूक्लियर वेपन बना दिया? आखिर कौन था मैनहट्टन प्रोजेक्ट का वो जासूस जिसने सोवियट्स की मदद की, और आखिर उनका क्या हुआ? कहानी की शुरुआत होती है साल 1930 से। रशिया में कम्युनिस्ट का राज आने के बाद कई देशों में यूथ कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत हुई थी। अमेरिका में इस संगठन का नाम यूथ कम्युनिस्ट लीग था। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान कई लोग इस लीग से जुड़ रहे थे। इनमें से एक शख्स का नाम था जूलियस रोजनबर्ग, जो कि एक यहूदी था और उसका परिवार रूस से पलायन कर अमेरिका आया था। यूथ कम्युनिस्ट लीग में काम करते हुए जूलियस की मुलाकात एक लड़की से होती है। एथिल नाम की ये लड़की भी यहूदी ही थी। इस बीच दोनों में प्यार हुआ और जल्द ही शादी भी हो गई। शादी का मतलब था घर की जिम्मेदारी आ जाना। जल्द ही जूलियस ने आर्मी में नौकरी ज्वाइन कर ली और इंजीनियरिंग विभाग में काम करने लगा। अब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस आपस में सहयोगी थे, लेकिन रूस को पता ना था कि उसका साथी उसके पीठ पीछे एक ऐसा हथियार बना रहा है जो युद्ध का नतीजा तय कर देगा। 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, वो प्रोजेक्ट जिसने दुनिया को पहला एटम बम दिया। इसी दौरान रूस भी परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स सामने आ रहे थे। ऐसे में उसने तय किया कि वो अमेरिका की जासूसी करेगा। ये सारा प्लान स्टालिन की वजह से ही शुरू हुआ था। स्टालिन को ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू होने से ही पहले अमेरिका के इरादों का पता चल गया था। ये सब पॉसिबल हो पाया स्टालिन की सोवियत सिक्योरिटी सर्विसेज की वजह से। वहीं जर्मनी और जापान इंटेलिजेंस अमेरिका के इस इरादे को भांपने में फेल हो चुकी थी। ये सब स्टालिन को कैम्ब्रिज 5 मेंबर्स की वजह से पता चल पाया। कैम्ब्रिज 5 यूनाइटेड किंगडम में जासूसों का एक ग्रुप था जो वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन को जानकारी देता था, और ये 1930 से एक्टिव था और कम से कम 1950 के दशक की शुरुआत तक ये सक्रिय था। इस इंफॉर्मेशन के बाद स्टालिन ने सोवियत यूनियन को न्यूक्लियर वेपन बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन स्टालिन को यह भी पता था कि ये सब करना उतना आसान नहीं है, और स्टालिन को वेस्टर्न पावर से पहले इसे बनाना था। इसलिए स्टालिन को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए एक स्पाई नेटवर्क बनाना पड़ा, और ये सब पॉसिबल हो पाया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वजह से, जिसमें कई सारे हाईली एजुकेटेड कम्युनिस्ट लोग थे, और ये सेंसिटिव वॉर टाइम इंडस्ट्रीज में ज्यादातर काम किया करते थे। ये लोग काफी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन सोवियत को दिया करते थे। सोवियत ने अब इस प्रोग्राम को अपना सबसे हाई प्रायोरिटी टास्क बना लिया था, जिसको कोड नेम दिया गया एनॉर्मस। अमेरिकी न्यूक्लियर रिसर्च सोवियत के लिए इतना इंपॉर्टेंट था साहब कि सोवियत ने खुफिया लोग मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर ढूंढने शुरू कर दिए। मगर ये जितना आसान लग रहा था उतना सोवियत के लिए था नहीं। उनको सफलता आसानी से नहीं मिली। हालांकि एफबीआई ने सोवियत के कई शुरुआती प्रयासों की खोज की और उन्हें विफल कर दिया। ऐसा ही कुछ फरवरी 1943 में हुआ, जहां एफबीआई को अमेरिकी फिजिसिस्ट से संपर्क करने के सोवियत के प्रयास के बारे में पता चला। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले रेड लैब, इसमें इन साइंटिस्ट को निगरानी में रखा जाने लगा। यहां तक कि उनको सेंसिटिव एरियाज ऑफ रिसर्च से भी दूर रखा जाने लगा। इन सब से परेशान होकर सोवियत ने अपने इस मिशन में बड़े चेंजेस किए। सोवियत यूनियन का एक आंतरिक मंत्रालय होता था जिसे एनकेवीडी बुलाते थे। उस समय उनकी जासूसी का सारा काम यही ऑर्गेनाइजेशन संभालती थी।
सिमोन सिम्योन व जासूसों के लीडर थे और अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने अपने ही जैसे कई लोग बिठा रखे थे जो उनकी विचारधारा से सहमति रखते हो। अब ऐसे ही एक इंसान ने 1942 में सिम्योन की पहचान जूलियस रोजनबर्ग से करवाई। जूलियस भी उस समय अमेरिका में बढ़ते कम्युनिज्म रैलीज में अक्सर जाता रहता था और काफी लोगों को पता था कि उसका झुकाव बहुत ही ज्यादा कम्युनिज्म की तरफ था। धीरे धीरे सिम्योन और जूलियस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई और उनके कम्युनिज्म के विचार आपस में मिलते चले गए और जूलियस उनके लिए काम करने को तैयार हो गया। कुछ ही दिनों बाद जूलियस अपने पहले टास्क में लग गया और उसने सबसे पहले अमेरिकी हथियारों से जुड़ी जानकारी रूस तक पहुंचाई। इसमें अमेरिका के पहले फाइटर जेट लॉकहीड P-80 शूटिंग स्टार की सारी सीक्रेट जानकारी शामिल थी। धीरे धीरे जूलियस सोवियत लीडर्स की नजरों में बढ़ता चला गया और उसका नाम अब अमेरिकी कम्युनिस्ट रैलीज में छा गया। इसके बाद सिमोन सिम्योन ने जूलियस को एक बड़ी पोस्ट पे बैठा दिया और अब वो लोगों को जासूसी के लिए रिक्रूट करने लग गया और वो अमेरिका में रूसी जासूसी का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। वो सारी जानकारी इकट्ठा करके एलेक्जेंडर फेक्लिसोव को देता। फेक्लिसोव कंसुलेट के तौर पर अमेरिका में रह रहा था। जूलियस जितनी भी इंफॉर्मेशन देता वो ये जानकारी सीधे सोवियत साइंटिस्ट तक पहुंचाता था। करीब 1 साल तक दोनों का तालमेल ऐसे ही चलता रहा और दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लगे। लेकिन किसी भी कहानी में ट्विस्ट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से इस खेल में एंट्री होती है एथेल रोजनबर्ग की। तो एक रोज बातों ही बातों में जूलियस ने सिम्योन को अपने परिवार खासकर अपनी पत्नी के बारे में बताया। धीरे धीरे पत्नी और उनके परिवार का जिक्र होने लगा और बात साले तक पहुंची। डेविड ग्रीन ग्लास जूलियस की पत्नी एथेल का भाई था जो कि उस समय अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम कर रहा था। ये बात सुनते ही सिम्योन की आंखें चमकने लगी। अब वो किसी भी तरह डेविड तक पहुंचना चाहता था। उसने तभी जूलियस से कहा कि वो अपनी पत्नी एथेल से बात करे। एथेल डेविड को सिम्योन के प्लान्स के बारे में बताती है। एथेल ने अपने भाई को मोटिवेट किया और उसको समझाया उसके लिए ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई है और ये न्यूक्लियर वेपन इस युद्ध में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता था। डेविड इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और उसने यूरेनियम से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां जूलियस को दे दी। अब अंदर तक की न्यूक्लियर वेपन की जानकारी बहुत इजीली सोवियत यूनियन तक पहुंच रही थी। वहीं अमेरिकी सरकार इस बात से बिल्कुल अनजान थी। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इस युग में सबसे बड़ी ताकत वही होंगे। लेकिन उसके कुछ साल बाद 1949 में रूस ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। अमेरिकी सरकार को जैसे इस बारे में पता चलता है उनके लिए ये चौंकाने वाली बात थी। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि एक न एक दिन रूस परमाणु शक्ति हासिल कर लेगा, लेकिन ये सब इतना जल्दी होगा इसकी इन्हें कतई भनक नहीं थी। फिर क्या था, अमेरिकी खुफिया सर्कल्स में जल्द ही ये बात फैलने लग गई कि हो ना हो उनके बीच सोवियत यूनियन के जासूस बैठे हुए जिनकी वजह से सब आज सोवियत यूनियन से सब अचीव कर पाया है। ये वो क्षण था जब रोजनबर्ग कपल के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। इसके बाद ही जनवरी 1950 में क्लॉज फुचोस नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट इंग्लैंड में पकड़ा जाता है। ब्रिटेन की तरफ से उसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था और उसने बताया कि उसने प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ जानकारियां रूस तक पहुंचाई थी। उसने एक और खुफिया जानकारी भी दी कि ऐसा करने में उसकी मदद हैरी गोल्ड नाम के एक अमेरिकी नागरिक ने ही की थी। इसके बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंसी तुरंत गोल्ड को अमेरिका में गिरफ्तार कर लेती है। उस पूछताछ ऐसे हुई कि उसने वहां पूरी कहानी ही उगल दी। रूसी जासूसों का सारा नेटवर्क खुल गया और अब काउंटर अटैक करने की बारी अमेरिका की थी। पुलिस तभी के तभी डेविड ग्रीन ग्लास के पास पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। ग्रीन ग्लास से उसकी बहन एथेल और एथेल से जूलियस रोजनबर्ग का पता चलता है। 17 जुलाई 1950 को रोजनबर्ग कपल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। गवाही के दौरान डेविड ग्रीन ग्लास ने बताया कि उसने फैट मैन का स्केट जूलियस को दिया था। फैट मैन उस परमाणु बम का नाम था जो नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। साथ ही उसने बताया कि उसकी बहन एथेल सारी खुफिया जानकारी टाइप करके जूलियस को देती थी। ऐसे ही कई और गवाहियां रोजनबर्ग कपल की तरफ साफ साफ इशारा कर रही थी। 6 महीने चले इस केस के बाद साहब कोर्ट ने दोनों को गुनहगार माना और मौत की सजा सुना दी। सजा डेविड ग्रीन ग्लास को भी हुई, लेकिन वो मृत्यु दंड से बच गया। हालांकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और इस केस ने दशकों तक अमेरिका में हंगामा मचाया। लोगों का कहना था कि रोजनबर्ग कपल ने कोई कत्ल नहीं किया था। जासूसी के नाम पर आम नागरिकों को मौत की सजा मिलते
जनता पहली बार देख रही थी। लिहाजा धीरे धीरे रोजनबर्ग कपल को कुछ तबकों से सहानुभूति मिलने लगी। दोनों यहूदी थे और उस वक्त नाजियों द्वारा यहूदी नरसंहार की घटना को अभी कुछ ही साल हुए थे। इस मामले में अमेरिकी सरकार और कोर्ट पर एंटीसेमिटिज्म के आरोप लगे, लेकिन अमेरिकी सरकार और कोर्ट्स अपने डिसीजन से टस से मस न हुए। इस कड़ी सजा का एक सिरा कोरिया युद्ध से भी जुड़ा था। तर्क ये था साहब कि अगर जासूसों ने परमाणु जानकारी रूस को ना दी होती तो कोरिया युद्ध में वो कहीं पहले घुटने टेक देता। जासूसों की गद्दारी से हजारों अमेरिकी जवानों की जान गई थी। इन कारणों के चलते ही रोजनबर्ग कपल को मृत्यु दंड के ही लायक समझा गया। अंत में 19 जून 1953 के रोज दोनों को मौत की सजा दे दी गई। तब अधिकतर अमेरिकी राज्यों में मौत की सजा के लिए इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल होता था। रोजनबर्ग कपल अपने पीछे 10 से 11 साल के 2 बच्चे छोड़ गए थे। गद्दार का बेटा कहकर किसी ने भी इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। बाद में एक समाज सेवी ने इनकी मदद की। बड़े होकर दोनों बच्चे अपने माँ बाप को बेगुनाह कहते रहे। उनके अनुसार उनकी माँ को जासूसी की भनक तक नहीं थी। 1990 में सोवियत यूनियन के गिरने के साथ ही ये केस एक नया मोड़ लेता है। आप पूछेंगे रोजनबर्ग तो मर चुके, अब क्या फायदा? तो इसकी वजह थी कानून का राज। लोकतंत्र की एकमात्र पहचान गलती को पहचान कर ही उसे दोहराने से बचा जा सकता है। 1955 में अमेरिकी सरकार ने कुछ खुफिया दस्तावेज रिलीज किए। ये दस्तावेज रूस से हासिल किए गए थे। इनसे ये तो पक्का हो गया कि रोजनबर्ग दंपत्ति सच में जासूसी कर रहे थे, लेकिन दोनों का गुनाह क्या फांसी के लायक था? साल 2001 में एथेल रोजनबर्ग के भाई डेविड ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया। जैसे कि हमने पहले बताया, डेविड खुद एक जासूस था और उसकी गवाही इस केस में सबसे अहम साबित हुई थी। डेविड ने बताया कि असल में उसकी बहन का कोई कसूर था नहीं। टाइपिंग का काम उसकी खुद की पत्नी करती थी, लेकिन उसे बचाने के लिए उसने अपनी बहन को ही फंसा दिया। इस खुलासे के बाद एथेल रोजनबर्ग को बेगुनाह करार देने की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ा। रोजनबर्ग के दोनों बेटे सालों तक अपने माँ बाप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते रहे। इस मामले में उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा को खत लिखा। साल 2023 तक ये कोशिश जारी रही। रोजनबर्ग दंपत्ति कोल्ड वॉर की भेंट चढ़ गए, लेकिन इस मामले में कमाल की बात यह है साहब कि रूस ने कभी नहीं माना कि उसने परमाणु सीक्रेट अमेरिका से चुराया। वो हमेशा कहते रहे कि ये उनकी उपलब्धि है। परमाणु रेस के बाद दोनों देश स्पेस रेस में आमने सामने आए, लेकिन अब की बाजी रूस के हाथ लगी। तो दोस्तों, इस तरह से सोवियत यूनियन ने अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन चुराने का सारा प्लान बनाया था। आप क्या कहेंगे सोवियत यूनियन की इस तरह की चाल को? कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।